नमस्कार दोस्तों, द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने वाला हूँ, रूबरू करवाने वाला हूँ, जिनका जीवन संघर्षों और उपलब्धियों से भरा पड़ा है। और इनकी जो ना हार मानने वाली प्रवृत्ति है, वह हमको और आपको हमेशा प्रेरित करेगी और प्रेरणा का स्रोत बनेगी। ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और ये कई बार मेंस और यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिए हैं। ठीक है, तो यह बीपीएससी और यूपीएससी के जो क्वेश्चन है, जो जर्नी है, बहुत बारीकी से जिए हैं। कि उन्हीं बारीकियों को हम लोग आज इनके बातचीत के माध्यम से समझेंगे। इनका नाम है मुकेश सर। ये आज जो द क्लासरूम प्लेटफॉर्म है उससे जुड़ेंगे और बीपीएससी के बीपीएससी में बीपीएससी में जो सारी समस्याएं आती है, जो उलझने आती है, जो कंफ्यूजन आती है, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो मुकेश सर, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आपने जो जीवन में यूपीएससी और बीपीएससी के जो इतने करीब से जाना है और इतने सारे कंफ्यूजन है, बाधाएं हैं, इसके होते हुए भी आपने हार नहीं माना है। तो जो हमारे जो आजकल के जो जनरेशन है, जो तैयारी कर रही है, तो उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कि हमेशा एक समस्या बनी रहती है कि बुक को लेकर के, तैयारी को लेकर के, कि किस तरह के बुक रिसोर्सेस होना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, और रिवीजन को लेकर के हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। तो इस पर आपके क्या विचार है? सबसे पहले आपका धन्यवाद अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और जो प्रिपरेशन के समय जो भी समस्याएं आती है हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, होता यूँ है कि बीपीएससी हो या यूपीएससी, जितने भी ये इसकी जर्नी होती है तो उसमें काफ़ी सारी चुनौतियां तो आता ही है। खास करके जो हम जब तैयारी शुरू करते हैं, प्रिपरेशन शुरू करते हैं जब भी हो, तो उसमें सबसे पहला जो कन्फ्यूजन होता है वो बुक्स को लेकर होता है या जो हमारा स्टडी मटेरियल को लेकर होता है। तो ये सबके साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर आप एक बार इसको गहराई से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं वो उसका सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इस सेशन में हम या इस प्लेटफॉर्म पे जो हम जैसे जुड़ रहे हैं, तो हम सभी बिंदुओं पे बारी बारी से बात करेंगे। और हम अब आ ही रहे हैं, तो जैसे बुक्स को लेकर हो या कैसे पढ़ना है, उसका रिवीजन कैसे करना है, इन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे और आगे इस तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, कम शब्दों में अगर इसको बताना पड़े कि जो रिवीजन का जो तरीका है, ये बच्चों को किस तरह से होना चाहिए? रिवीजन, देखिए रिवीजन के कई सारे तरीके होते हैं। जो मेरा तरीका होता है तो वो 2-3 स्टेप में होता है। ठीक है, तो जैसे आपका जो भी पढ़ने का मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल जो बुक्स हो या नोट्स है, अगर आपका नोट्स है तब तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। अगर आपका नोट्स नहीं है तो फिर आपको ऐसे रिसोर्स पे बिलीव करना होता है जो जो आपने पहले पढ़ चुका है। तो लेकिन आप रिवीजन के क्रम में आपको देखना होगा कि आप कौन से बुक्स का रिवीजन कर रहे हैं या नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं या करंट अफेयर की चीज़ें हैं। तो उसके आधार पर आप वो डिसाइड करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है। अगर आप चाहेंगे हमें स्पेक्ट्रम जैसे पढ़ना होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ने होते हैं, ज्योग्राफी में 2-3 बुकें पढ़नी होती है, तो उसका रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन सबसे पहले था कि हमें रीडिंग करना होता है, पहली बार समझना होता है। पहले बार हम रिवीजन स्टडी करेंगे उसका रीडिंग के तौर पर, फिर हम उसको दूसरे स्टेप में हाईलाइट करते की हुई जो चीज़ें होती है उसको हम मेमोराइज करते हैं और फिर थर्ड स्टेप में हम उसका रिवीजन करते हैं। तो सामान्यतः यही तरीके होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भी एक एक स्टेप में अलग अलग वीडियो में बनाकर आगे हम देखेंगे और उसमें आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि रिवीजन के मूल रूप से क्या किस तरीकों से रिवीजन किया जाए ताकि बेहतर रिवीजन हो जाए एग्जाम से पहले। अच्छा, ठीक है। और एक और सर प्रश्न बता, एक और चीज़ है कि सर, जो बहुत जो ऐसे बच्चे हैं जो किताबें से पढ़ते हैं, बहुत लोगों का मानना होता है कि नोट्स पढ़ें हम। तो क्या नोट्स बनाना चाहिए या किताबें को प्रेफर करना चाहिए? इस पर आपका क्या विचार है सर? बिल्कुल, देखिए नोट्स की जहाँ तक बात है, नोट्स तो बनाना ही चाहिए। अगर आपका के पास काफ़ी समय है, जैसे मान लेते हैं कि अभी 26 है और आपको 27 या 28 में देना है, तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। तो इसमें आप स्टडी के साथ-साथ नोट्स बना सकते हैं। वो प्रीलिम्स के लिए भी हो सकता है, मेंस के लिए भी हो सकता है, ठीक है? तो नोट्स अगर अभी आपके पास समय है तो ज़रूर बनाएँ, क्योंकि नोट्स बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाता है। जी। और इसमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है
कि अगर आपका पास नोट्स नहीं रहेगा अपना बना हुआ तो फिर दिक्कतें आती है, रिवीजन नहीं हो पाता है। तो रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि नोट्स जरूर होना चाहिए, और अपना नोट्स हो तो और बेहतर है। जी, ठीक है। सर, पहले क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे कि लुसेंट पढ़ करके बीपीएससी के प्री क्वालिफाई कर लेते थे। अच्छा, मेंस की बात आती थी तो उनका हाथ पैर फूलने लगता था। लेकिन अभी जो 2-3 सालों से बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम का पैटर्न है, उसका जो सिनारियो है बदल गया है। प्रश्न पूछने का तरीका बदल गया है, अब सीधे प्रश्न पूछ नहीं रहे हैं। तो क्या क्या लगता है, केवल बच्चे अब लुसेंट से काम चल जाएंगे, या कुछ और बुकें पढ़नी पड़ेगी, या कुछ और गहरा अध्ययन करना पड़ेगा? देखिए, अगर लुसेंट की बात किया जाए तो लुसेंट नो डाउट उसमें काफी इफेक्ट दिया हुआ है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और वो काफी हेल्प भी करता है। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग हो, तो उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंजेज आते हैं वो मेंस आंसर राइटिंग को लेकर आता है। तो अगर आप केवल लुसेंट से पढ़ेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी सही से नहीं हो पाएगा तैयारी, क्योंकि जितनी सारी चीजें उसमें है उतने से काम नहीं चलता है, पहली बात तो ये। दूसरा है कि जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है वो आपका ल्यूसेंट से नहीं होगा, उसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी ही होगी, चाहे आपने पहले पढ़ा हो तो भी, और जो तैयारी क्रम में है तब भी आपको पढ़ना ही होगा। उससे क्या होता है कि आपको दो चीजें फायदा होता है, एक तो आपके लैंग्वेज सही हो जाते हैं, दूसरी बात जो आंसर राइटिंग में किस तरह के हमें भाषा का प्रयोग होना होता है वो भी आपको बुक्स पढ़ने से हो जाता है, खासकर एनसीईआरटी किताबें। एनसीईआरटी किताबें चूंकि गवर्नमेंट के पब्लिकेशन हाउस से आते हैं, जी, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि हमें गवर्नमेंट के चीजों को ही शो करना होता है, तो उसमें आपको वो चीज सीखने को मिलता है। इसलिए बुक्स भी पढ़ना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक जो आते हैं सब्जेक्ट का, जी। और एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए, इससे आपको फायदा जरूर मिलता है। मतलब एनसीईआरटी बच्चों को जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बिना एनसीईआरटी का आप आंसर राइटिंग का खास कल्पना नहीं कर सकते। ल्यूसेंट पढ़ के आपको के पास बहुत इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, जी, तथ्य जी, आ जाएंगे, जी, जी, लेकिन अगर आपको आंसर लिखना है तो उसमें ल्यूसेंट ही केवल लाभदायक नहीं होगा, इसलिए बुक्स पढ़ना होता है। जी। सर, एक और सवाल है कि बच्चे सेट लगाने से डरते हैं। बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सेट लगाए कि नहीं लगाए, कि पहले सिलेबस खत्म कर ले फिर सेट लगाते हैं, या कोई सेट लगाता है नंबर कम आता है तो डर जाता है कि नंबर कम आ जाएगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो इस पर क्या आपका विचार है सर? देखिए, मॉक टेस्ट जो भी होते हैं, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो या यूपीएससी के प्रीलिम्स से रिलेटेड हो, जी, मॉक टेस्ट में केवल आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं यही नहीं देखना होता है। मॉक टेस्ट आपको कई आधार पर आपको बहुत सारा चीज सिखाता है। पहला, जो हमारे अंदर एक फियर होता है एग्जाम को लेकर कि हम प्रीलिम्स दे रहे हैं, पता चला कि 150 क्वेश्चन अगर बीपीएससी में हमें मिलता है सॉल्व करने को, तो पता चला कि हम 150 क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पाते हैं। जी, तो उससे बचने के लिए हमें पहले प्रैक्टिस में होता है कि चलो हम मॉक टेस्ट बना ले, 5, 10, 20 जितना भी आपका मन होता है। तो पहला फायदा तो ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। जी, दूसरा फायदा ये होता है मॉक टेस्ट लगाने से कि आपको ये पता चल जाता है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जी, उसमें आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है जी, पहली बार जी, में। जी, सबसे उसका फायदा होता है कि हमारा ये प्रिपरेशन का लेवल कहाँ तक पहुंचा है वो पता चल जाता है। दूसरी बात है कि आप जब रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के क्रम में आपको वहां से चीज सीखने को ये मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन को वहां पे पुट अप किया गया है, जी, जिस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न वहां पे देखा जाता है, आप उन्हीं चीजों को फिर रिवाइज भी करते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जी, कुछ भी पढ़ते हैं, तो उस क्वेश्चन को देखकर ही आप उसको मेमोराइज करते हैं, उस तरह से रिवाइज करते हैं। तो मार्क्स कितना रहे ये मायने नहीं रखता मॉक टेस्ट में हमेशा, उसका दो फायदा ये मायने रखता है। तो इसलिए मार्क्स के बेस पर नहीं जाकर आप इन दोनों चीजों को जरूर इस आधार पे मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। हाँ, मतलब कि आप मॉक टेस्ट जब बच्चे लगाएंगे तो इस मालूम चलेगा कौन सा फैक्ट आपको याद करना है, कौन सा छोड़ना है, ये बिल्कुल, सारी चीजें। उसमें और कहाँ बहुत सारी चीजें होता है ना कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, मॉक टेस्ट आपको ये सिखाता है जी, कि हमें कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को ध्यान पढ़ने, रख देना हाँ, है, जो हमने पढ़ा है उससे कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है या किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। मॉक टेस्ट आपको ये सिखाता है, आपको एक दायरा देता है, आपका एक डायमेंशन बनाता है कि आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक है, कहाँ तक आप पहुंच पाए हैं। तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ना कि ये कि हमें मार्क्स कितने आते हैं। और यह भी कि तो इसको यह भी कि पढ़ना क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ना क्या क्या इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें
जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं, मान लेते हैं कि उनके 10 सालों में एक भी प्रश्न नहीं वहां से नहीं बने हैं, तो ये कॉस्ट बेनिफिट के लिए हमें ये देखना होगा कि अगर 10 सालों में वहां से क्वेश्चन नहीं बने हैं तो हम उसको छोड़कर चलेंगे। जी ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल छोड़ देंगे, हमें पढ़ना है, लेकिन एक बार रीडिंग मारना हाँ, रीडिंग गो थ्रू हो जाना है, लेकिन हाँ। जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है हमें उन टॉपिक को, उन सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस में लाना होता है। और ये मॉक टेस्ट लगाने से ही बिल्कुल, ये मॉक टेस्ट लगाने से ही होगा। हाँ। उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाना होगा, हाँ क्योंकि PYQ पीवाईक्यू से ही हमें ये आइडिया मिलता है या हम सिलेबस का जो बैलेंस, सिलेबस और हमारे स्टडी का मटेरियल है, वो दोनों में बैलेंस जो होता है वो आपको पीवाईक्यू ही करता है। क्योंकि पीवाईक्यू से हमें ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हमें पीवाईक्यू से ही मिलता है। तो पीवाईक्यू एक तरफ से हमको ये एक तरह से डायरेक्शन देता है, दिशा देता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और उसी चीजों को जो मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हम उसमें प्रैक्टिस कर पाते हैं। एक और कंफ्यूजन आता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ऐसे बच्चे हैं जो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं और हमेशा यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि सुबह पढ़े कि शाम को पढ़े, सबसे पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े कि रात को पढ़े। तो कोई रात्रि चर होता है, रात को पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ने वाले होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है इसका कुछ आपके इस पर क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम अगर सिविल सर्वे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो, तो ये हम मान कर चलते हैं कि वो कम से कम ग्रेजुएट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ना हम कॉलेज में अभी है, ना ही हम स्कूल में है, और ना ही मैक्सिमम लोग जॉब में है। तो हमारे पास 24 आवर का एक क्लॉक चलता है, घड़ी चलती है। तो हमें ये ध्यान नहीं रखना होता है कि हमें अभी काम के लिए जाना है, हमें क्लासेस जाना है, या कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। तो ये मन में ना रहे कि हमें बस सुबह में ही उठ कर पढ़ना है। पता चला आप सुबह में उठ गए और फिर आपको नींद आने लगी, रात को देर से जगे, लेकिन फिर भी आप सुबह में जगते हैं 6 बजे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका जब भी लगे कि नहीं, इस टाइम हम कंफर्टेबल है, हम पढ़ने से हमें चीजें याद रह जाएगी, हमारा मन लग रहा है, बोर नहीं हो रहा है, उसी टाइम पढ़िए। अगर आपको 10 बजे से सुबह में पढ़ने का मन है तो 10 बजे से पढ़िए, अगर आपको रात में पढ़ने का मन है तो रात में पढ़िए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ना कि टाइम इंपॉर्टेंट है। आप टारगेट फिक्स करिए कि आज पूरे दिन में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और उसको कंप्लीट करिए। वो चाहे रात को पढ़कर हो, दिन में पढ़कर हो, कोई भी पढ़कर हो। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना होता है कि जो एग्जाम से पहले का 1 महीना का टाइम होता है, जो हमारा प्रीलिम्स का टाइम होता है, मिड डे वाला, जिसे मान लेते 12 से 2 के बीच होता है, तो वो टाइम हम बीपीएससी के लिए, तो अगर 1 मंथ पहले हम ये करेंगे कि उस टाइम में हम सोएंगे नहीं, ताकि हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो एग्जाम के अनुसार ढल जाए। तो ये सारा चीज है। लेकिन पढ़ने की जहाँ तक बात है, आप कभी पढ़िए, कोई मतलब नहीं है। कई लोग रात भर पढ़ते हैं, दिन में फिर सोते हैं, उनका भी रिजल्ट हुआ है। कई लोग रात में 10 बजे सोकर फिर सुबह में 4 बजे से पढ़ते हैं, उनका भी रिजल्ट होता है। तो टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ते क्या है पूरा दिन, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, ये बात बहुत अच्छी है कि जिस समय एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी का जो टाइमिंग है, उसी समय आप मॉक लगाइए कि आपको दिक्कत नहीं होगा कि बस जो घर पे मॉक लगा रहे वहीं पे वही मॉक लगाना है। बीपीएससी का जो टाइमिंग है उसी समय कम से कम मॉक लगाइए, ताकि चीजें अच्छे से मैनेज होंगे सर। बिल्कुल, हाँ। तो उसमें उस टाइम में मॉक टेस्ट लगाने से फायदा ये होता है कि आपका ब्रेन भी ट्रेंड हो जाता है उस टाइम के लिए, कि नहीं, इस टाइम में हमको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो जब भी आपको प्रीलिम्स देना हो, बीपीएससी का खास करके, तो जो टाइमिंग है इसका, उसी टाइम में हमें बैठना है एक प्रॉपर वे में, और हमें मॉक टेस्ट उसी टाइम में लगाना है जब तक जो 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है उस टाइम में। तो ये काफी फायदा होगा। इसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, और उस टाइम के लिए, प्रॉपर उस टाइम के लिए हमारा ब्रेन भी तैयार रहेगा, साइकोलॉजिकल आप रेडी रहिए। हाँ, तो ब्रेन हमारा तैयार रहेगा कि हम आने वाले समय में हमको इसी दिन इसी टाइम में वो देना है। हाँ, बात सही है। तो एक और चीजें है कि सर अभी 26 जुलाई को 72 बीपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों से वह एक्सटेंड कर गया। तो अभी तो फाइनल डेट आया नहीं है। तो बहुत ऐसे बच्चे थे जो इस एग्जाम को छोड़ने वाले थे, और डेट एक्सटेंड करने से अब उनके भी मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई है, यार अब हम भी अच्छे से तैयारी करके दे देंगे। लेकिन तो उसके संदर्भ में क्या रणनीति होनी चाहिए बच्चों को कि हाँ उसको कैसे अटेंड करे, जो बढ़ा हुआ जो समय है
उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि जो 72 बीपीएससी है उसमें रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट हो जाए। जी बिल्कुल सही बात है कि काफी सारे एस्पिरेंट हैं जो अभी बीपीएससी देने वाले थे, तो लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो हम जितने भी एस्पिरेंट हैं इसमें हम उसमें अगर अगर देखेंगे प्रिपरेशन के आधार पर, तो हम इन सभी जो एस्पिरेंट है उसको 3 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक वो है जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, वो चाहे 26 को होता तो भी उनका रिजल्ट होता और अगले 1 महीने के बाद होगा तो भी उनका रिजल्ट होगा। तो हम उनको छांट कर चलते हैं, उनको पता है कि उनको क्या पढ़ना है, वो पढ़ चुका है। बचता है 2 तरह के स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लास्ट तक आते आते उनको ये लगा कि अब मेरा नहीं होगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन उतने नहीं सॉल्व हो पाए या उतनी तैयारी नहीं हो पाई। एक टाइप में ये एस्पिरेंट है। दूसरा टाइप जो है उसमें ये है कि वो थोड़ा बहुत पीछे आगे रह गए, जैसे लगा कि थोड़ा 10 दिन और समय मिल जाता तो हम ये कर लेते, इकोनॉमिक कंप्लीट कर लेते, जो ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते, साइंस के कुछ टॉपिक है उसको कंप्लीट कर लेते। तो ये 2 तरह के जो एस्पिरेंट है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी जो भी समय है, नो डाउट इसमें काफी बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जो समय मिला है उसको हम ऐसे ही गवा दें। आप जिस रफ्तार से आप लोग पढ़ रहे थे उसी रफ्तार से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और इस चैनल पे हम आने वाले समय में नियमित रूप से इन चीजों पे विस्तार से डिस्कस करेंगे कि अगर आपके 40-50 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे तो अगले 1 महीना में हम कुछ ऐसे तरीकों की बात करेंगे कि कौन से मटेरियल को पढ़ा जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, नियमित रूप से चर्चा करेंगे। उसके आधार पे आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये विश्वास करिए कि आने जब तक एग्जाम का डेट आएगा तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो सही है। और सर एक और सवाल मेरे मन में आया है कि बीपीएससी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का कितना योगदान है, कितना महत्व है? करंट अफेयर का देखिए, करंट अफेयर 3 सेक्शन होते हैं करंट अफेयर के। एक तो बिहार स्पेशल के लिए हो गया, जो बिहार से रिलेटेड होते हैं, दूसरा नेशनल हो गया, तीसरा इंटरनेशनल हो गया। तो कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि मैक्सिमम मान लेते हैं कि मैक्सिमम ऐसे होंगे कि वो डिवाइड नहीं करते हैं कि करंट नेशनल कहाँ से पढ़ना है, इंटरनेशनल कहाँ से पढ़ना है, बिहार कहाँ से पढ़ना है। वो एक कोई मैगजीन ले लिए और पहला पेज से शुरू करते हुए लास्ट तक वो बार बार करते रहे। उनको ये भी पता नहीं चलता है कि वो कौन से सेक्शन को पढ़े, कौन से सेक्शन को नहीं पढ़े। तो करंट अफेयर का बीपीएससी के प्रीलिम्स में खासकर काफी रोल है। कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है, काफी मायने रखता है। आपका एक तरह से आधा से लगभग, हाँ, 1/3 लगभग रहता है। तो आप जो करंट अफेयर का मामला है तो उसमें 3 भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। किसी भी मैगजीन से हो, अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप उसी का रिवीजन करिए। अगर आप मंथली मैगजीन नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई भी एनुअली मैगजीन लेकर, जैसे एडिटोरिया हो गए, क्रॉनिकल की आती है, एसपीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, बहुत सारे मैगजीन मार्केट में, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, उससे बढ़िया से उसको पढ़ना है। इसी तरह कि हम नेशनल को एक तरफ पढ़ लिए, इंटरनेशनल को एक तरफ पढ़ लिए, बिहार के लिए स्पेशली एक मैगजीन को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो बिहार के लिए आपको अलग से पढ़ना होगा, नेशनल करंट अफेयर को आप अलग से पढ़िए, इंटरनेशनल को अलग से पढ़िए। इंटरनेशनल में भी कई सारे टॉपिक होते हैं, उसमें खास करके हमें काम करना होता है। ऑपरेशन पूछा जाता है, साइक्लोन पूछा जाता है, जो बहुत सारे रिसर्च वगैरह होते हैं वो पूछा जाता है कि नासा में क्या हो गया, इसरो में इस तरह से कंबाइंड इसके प्रोजेक्ट चलते हैं। तो इस तरह से युद्धाभ्यास वगैरह होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो सब पूछे जाते हैं। कुछ यूनिक होता है वर्ल्ड में, कुछ इनोवेशन को लेकर, तो उससे पूछा जाता है। तो आप इस तरह से करंट अफेयर कर सकते हैं। बिना करंट अफेयर के आप प्रीली का रिजल्ट कल्पना नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, करंट अफेयर का तो बहुत ही महत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर का। तो अगर 72 जो बीपीएससी का प्री होने वाला है, एक्सटेंड हो गया है, तो उसको लिए बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यही है कि जिस गति से आप लोग पढ़ रहे थे उसी गति से पढ़िए और अधिक और जोर शोर से पढ़िए, क्योंकि कब ये डेट आ जाए कोई पता नहीं है। हो सकता है कि अगस्त में ही ले लें, 15 अगस्त से पहले ले लें। ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते रह जाएं कि चलो होगा, डेट आएगा तब देखा जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका पीछे भी कुछ मार्क्स से छूट रहा था तो फिर से वो छूट जाएगा। इससे बेहतर है कि आप जिस गति से पढ़ाई कर रहे थे उसी गति से पढ़िए, और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया था
वो रिवीजन करिए। बाकी इस चैनल पे हम लोग नियमित रूप से बीपीएससी के सभी आयामों पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स से रिलेटेड खास करके। उसके बाद हम लोग मेंस पे भी काम करेंगे आंसर राइटिंग पे, कि आंसर राइटिंग को कैसे जीरो से शुरू किया जाए, और उसको जैसे आंसर राइटिंग कई लोग का ये होता है ना कि हम लिखें क्या, तो हम जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे और सीखेंगे भी कि हम आंसर को शुरुआत कैसे करेंगे। लेकिन ये बात की बात है, पहले हम जो भी हमारे पास अभी, चाहे अगस्त में एग्जाम हो या सितंबर में हो, चाहे 30 दिन मिले या 60 दिन मिले या 50 दिन मिले, जो भी समय मिले, हम ऐसे तरीकों का आगे वीडियो में के माध्यम से आप लोगों के साथ आएंगे, जिससे कि आपके सभी जो कंफ्यूजन है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा और आपने सुना, तो जो बीपीएससी का एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ है, जो आपको समय मिला है, तो उस समय का सदुपयोग करना है। ये नहीं कि डेट मिल गया है तो थोड़ा ऐश आराम कर ले, तो नहीं, तब भोजन पर ध्यान नहीं देना है, विजन पर ध्यान देना है, और जो समय मिला है उसको एकदम अच्छे से उपयोग करना है। देखिए, इंटरव्यू दिए हैं, कई बार मेंस लिखे हैं, ठीक है, और कुछ नंबर से रह जाने के बाद भी बहुत लोग हार मान जाते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं अब छोड़ देते हैं, क्या ही किया जाए। लेकिन फिर भी हार नहीं माने, ठीक है। हमेशा जैसे जो नदी का जो जल होता है ना, जल की क्या प्रवृत्ति होती है कि रास्ते में कितने भी पत्थर आए तो उनको, कितने भी बाधाएं आए, उनको तोड़ करके अगल से बगल से निकल करके अपना मार्ग ढूंढ ही लेती है। तो उसी तरह इनका भी यही प्रवृत्ति है कि हार मानना नहीं है। वो एक शेर है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो ये जो शेर है ना, पूरी तरह इनके व्यक्तित्व को निखारती है, इनके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस इंटरव्यू से, इस बातचीत से, इस संवाद से आपको बहुत लाभ मिलेगा और कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द क्लासरूम। और एक चीज और बता दें कि हम लोग अब नियमित रूप से इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे, और अभी जो भी हमारे आने वाले समय है उसमें हम बीपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड काफी सारे इशू पे बात करेंगे, खास करके स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए जो हमारे पास समय है। उसके बाद मटेरियल पे बात करेंगे, स्टडी मटेरियल के बारे में, करंट अफेयर हम कैसे करें, पीआरएस को कैसे किया जाए, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, पीवाईक्यू को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसका एनालाइज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे नियमित रूप से। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पे। अब हम भी आ गए हैं, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए, क्योंकि खुश रहना बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।